Hello student, warm welcome. This is the discussion about the chapter 2 of class 9, that is matter around us pure? In the part 4 we discuss about the separation of various component of a mixture, and in that we study about the chromatography. Chromagat is used to separate the colors in a dye, pigment from natural color or drugs from blood. Then the second way was distillation. Distillation is used to separate two miscible liquids having boiling point greater than 25 Kelvin difference. Now, here is the example is of acetone and water. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप एसीटोन से वाटर को कैसे अलग करोगे, तो आप क्या लिखोगे? दैट इज बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस. And if the boiling point difference is less than 25 Kelvin between the two components of the miscible liquid, अगर मिसिबल हमारा को लिक्विड है उसके अंदर दो या दो से कंपोनेंट है और उनका टेम्परेचर डिफरेंस जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है, तो क्या यूज करते हैं हम? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन. और कहीं एग्जांपल पूछी जाए तो हम क्या यूज करते हैं? पेट्रोलियम. फ्रॉम द पेट्रोलियम वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स आर सेपरेटेड बाय दिस पर्टिकुलर मेथड. अब पेट्रोलियम क्या होता है? द क्रूड ऑयल दैट इज obtained फ्रॉम द अर्थ. जो मिट्टी के अंदर से, जमीन के अंदर से हमने निकाला होता है, ऑयल वेल से, तेल के कुएं में से निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम. ध्यान रखना है, इट इज क्रूड ऑयल. बहुत ही गाढ़ा होता है, काले रंग का होता है. ठीक है, तो उसमें से हमने सारे कंपोनेंट सेपरेट करने हैं. तो किस मेथड से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. और कौन कौन से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं? नंबर 1 एलपीजी, नंबर 2 पेट्रोल, देन केरोसिन, देन डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन. तो ये मेन प्रोडक्ट्स हैं. आफ्टर दैट दे द वेस्टेज, इसमें से वेस्ट भी बचता है, एंड दैट वेस्ट इज नॉन एज पेट्रोकेमिकल. जो कहाँ यूज होता है? कई और चीजों में यूज होता है. जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो इसमें से जो लास्ट में वेस्ट बचा होता है उससे तैयार किए जाते हैं. देन टू गेट द, हमने क्या देखा? वे. ठीक है, फ्रॉम कहाँ से? एयर टू द वेरियस गैसेस. तो एयर को पहले हमने क्या किया? कंप्रेस किया बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर. फिर उसके बाद हमने उसको एक्सपेंड होने दिया. जब वो एक्सपेंड की, टेम्परेचर बढ़ गया, एंड ड्यू टू दैट हमें अलग अलग चीजें मिली. थोड़ा ये ध्यान रखने वाली बात है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका? ऑक्सीजन का -183 है, ऑर्गन का -186 है, और नाइट्रोजन का 196 डिग्री सेल्सियस है. तो अगर ये पूछा जाए इसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो इट इज ऑफ, ठीक है, जो माइनस में देखने में बड़ा होता है वो वैल्यू सबसे कम होती है, राइट. और परसेंटेज तो आपको पता ही, ऑक्सीजन लगभग 21% रहती है, और नाइट्रोजन 78%, ऑर्गन 0.9%, एंड सो ऑन. नाउ मूव टू द न्यू पार्ट, एंड दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. अब हम क्या देखते हैं? क्रिस्टलाइजेशन क्या रहता है और इसके पीछे क्या प्रिंसिपल होता है. सबसे पहले हमें किस चीज को सिलेक्ट करना वो इंपॉर्टेंट है. इट इज यूज टू गेट, ठीक है, प्यूरिफाइड सॉलिड फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल इन विच इम्प्योरिटीज हैव डिफरेंट क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट देन द कंपाउंड डिजायर्ड टू बी सेपरेटेड. अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमें कोई मिक्सचर मिला है, वो सॉलिड मिक्सचर है, लेकिन उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी हैं और एक ऐसा कंपाउंड भी है जो हमें चाहिए. अब उस कंपाउंड का जो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट है वो किससे अलग होना चाहिए? इम्प्योरिटी से अलग होना चाहिए, तभी हमें वो मिल जाएगा. तभी हम उसको क्रिस्टल की फॉर्म में अलग कर सकते हैं. अगर दोनों का क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट लगभग सेम टाइम पे आया तो ये पॉसिबल नहीं है. तो जिस चीज के क्रिस्टल बनते हैं, पहले तो ये बात है कि दोनों ही जो कंपाउंड के अंदर जो कंपाउंड रहेगा, जो मिक्सचर रहेगा, उसके जो कंपोनेंट होंगे, उसमें कई बार ऐसा होता है एक के क्रिस्टल बनते हैं, दूसरे क्रिस्टल बनते नहीं, तो वो भी इस मेथड से सेपरेट हो जाते हैं. तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या रहा कि तभी हम, इट इज यूज टू गेट द प्यूरिफाइड सॉलिड फ्रॉम इम्प्योर सैंपल in which impurities have different crystallization point than the compound desired to be separate. मेथड क्या रहता है? सबसे पहले मान लीजिए हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्रोड्यूस करने. किसके पढ़ने हैं? कॉपर सल्फेट के. तो हम इसका क्या बनाएंगे? सबसे पहले इसे हमें क्या बनाना है? सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है. जब आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, देन आपको क्या करना है? उसको फिल्टर कर देना है. जब आपने उसको फिल्टर कर दिया, फिर जो आपको फिल्ट्रेट आया है उसको चाइना डिश में डालना होता है. कहाँ डाल दिया? चाइना डिश में.
इस चाइना डिश को क्या करना है, आपने हीट करना है। हीट करते हुए ग्लास रोड लेके हुए उस ग्लास रोड के ऊपर आपको ब्लो करनी है, अपने मुंह से एयर ब्लो करनी है। जब इसके ऊपर छोटे छोटे क्रिस्टल दिखने लग पड़े तो दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलेशन पॉइंट। फिर उसके बाद चाइना डिश को नीचे उतार के अनडिस्टर्ब रख देना है। जब आप बाद में देखोगे तो आपको इसमें हेक्सागोनल क्रिस्टल दिखेंगे कॉपर सल्फेट के। तो ये एक मेथड रहता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है कि हमने तो फिल्टर भी किया था। फिल्ट्रेशन से हमारा जो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट सिस्टम है वो कैसे बेटर है। फिल्ट्रेशन, अगर कोई पूछे आपसे कि हमने फिल्ट्रेशन कर ली तो भी तो सेपरेट हो सकता था, ठीक है। दूसरी चीज, हमने यहां भी तो गर्म किया है, तो गर्म तो हम कहाँ करते थे, इवेपोरेशन में भी करते थे। तो ये इवेपोरेशन से कैसे बढ़िया है, फिल्ट्रेशन इवेपोरेशन से, दोनों से ही हमारी क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है वो कैसे बढ़िया है, उस पर हम थोड़ा बात करते हैं। होता क्या, सम सॉलिड डीकम्पोज ऑन हीटिंग। अगर हम बात कर रहे हैं इवेपोरेशन की तो क्या रहता है, जब हम कई सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो क्या करते हैं, डीकम्पोज ही कर जाते हैं। जैसे CaCO3 है, गर्म करो तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2, राइट। तो वो डीकम्पोज कर गया, CaCO3 को हमने हीट किया, ये तो क्या बन गया, CaO प्लस CO2। क्या बन गया, क्या बन गया, CO3 चेंजेस टू CaO प्लस CO2। तो अगर जो कंपाउंड डीकम्पोज कर जाते हैं उनको हम इवेपोरेशन से नहीं कर सकते। सम सॉलिड में गेट चैल्ड। चैल्ड क्या होता है, अगर जैसे हमने चीनी ली है, चीनी को आप क्या करो, ध्यान रखना मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, शुगर की बात कर रहा हूँ, इसको तवे पे गर्म करो, देखना काली हो जाती है, बिल्कुल कार्बन बन जाता है। तो वो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड चैरिंग। तो सम सॉलिड में गेट चैल्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। तो ऐसा हो गया तो चीनी किसी काम की नहीं। और फिल्ट्रेशन से कैसे, सम इम्प्योरिटीज रिमेन या मे बी डिजॉल्व्ड इन सोल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। आप फिल्टर कर भी लो तब भी कई इम्प्योरिटीज जो डिजॉल्व हो गई होती हैं वो साथ चली जाती हैं। तो इन तीनों चारों पॉइंट्स को हम ओवरकम करने के लिए किस मेथड को प्रेफर करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड को प्रेफर किया। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड को इसलिए हम प्रेफर करते हैं। कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जैसे अभी मैंने बताया, टू गेट द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ठीक है, प्योर साल्ट फ्रॉम सी। समुद्र से अगर हम इवेपोरेशन से प्रोड्यूस करें ना, वैसे तो हम बोल देते हैं इवेपोरेशन से कर लेंगे, लेकिन दैट साल्ट हैव नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज। तो उस इम्प्योरिटीज को ओवरकम करने का मेथड क्या है, इट इज द बेस्ट वे टू गेट द साल्ट बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। और टू सेपरेट द एलम, एलम क्या होती है, हमारी फिटकरी है ना जी, जो फिटकरी है फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल वी गेट। अगर इम्प्योर सैंपल से हमने फिटकरी प्राप्त करनी है तो भी क्या करेंगे, हम एलम को भी विद द क्रिस्टलाइजेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फिटकरी इज KAl SO4 twice 12H2O। थोड़ा ध्यान रखिए, K दैट इज पोटेशियम, A एल्यूमिनियम, SO4 twice, SO मतलब सल्फर, O4 ऑक्सीजन, और इकट्ठे को क्या है, ठीक है, सल्फेट, और 12 मॉलिक्यूल किसके हैं, वाटर के। तो KAl SO4 twice 12H2O। The next is, what are the various steps to clean the water and to get potable water? कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं कि हमें क्या मिल जाए, पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होता है, ड्रिंकेबल, जो पीने योग्य पानी होता है, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। द पोर्टेबल मीन्स फिट टू ड्रिंक, ध्यान रखिएगा, पोर्टेबल वाटर मीन्स फिट टू ड्रिंक। अब इसके लिए क्या प्रोसेस रहती है, कुछ स्टेप्स हैं, पहले वो देखते हैं। फ्रॉम रिजर्वियर वाटर इज पास थ्रू सेडिमेंटेशन टैंक वेयर हैवी इंप्योरिटीज सच एज पीबल सैंड गेट सेटल डाउन। तो सबसे पहले जो हिस्सा रहता है, पहला जो पार्ट रहता है, जब उसमें से पानी को क्रॉस कराया जाता है तो पानी में से जो हैवी चीजें होती हैं जो नीचे बैठ जाती हैं, तो उस टैंक को क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं। तो दिस इज द सेडिमेंटेशन टैंक। द सेकेंड इज नोन एज अ लोडिंग टैंक। यहां ध्यान रखना आपने, लोडिंग क्यों टर्म यूज किया गया है, द इम्प्योरिटीज दैट डू नॉट गेट सेटल्ड इन द सेडिमेंटेशन टैंक, वो चीजें जो यहाँ नहीं बैठी थी नीचे, राइट, जो नहीं बैठी थी वो उनका क्या करना है, वो इसमें चली जाती हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, एलम, फिर वही फिटकरी की बात करेंगे, हम यहाँ फिटकरी डालते हैं, एलम जैसी चीजें डालते हैं। एलम एक्ट एज द लोडिंग यूनिट। लोडिंग मीन्स क्या होता है, या सीडिंग यूनिट बोल देते हैं,
जैसे ये सेंटर में इसको रखा है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी, वो इससे चिपक जाएंगे, इसका भार बढ़ जाएगा और ये नीचे बैठ जाएगा। राइट, बात समझ आ गई कि जो भी हम सब्सटेंस यूज करते हैं वो डस्ट पार्टिकल को अपने ऊपर अटैच करता है, उसका वेट बढ़ जाता है, उसका लोड बढ़ जाता है और वो नीचे बैठ जाता है, उसकी सेडिमेंटेशन हो जाती है। तो इन द लोडिंग टैंक क्या किया जाता है, हम द सस्पेंडेड impurities get settled down with the help of some seeding or the loading agent, that is alum is mostly used, and after that यहाँ से अगले स्टेज पे चला जाता है। इस स्टेज में क्या रहता है, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन टैंक एंड इट कंटेन द 3 लेयर्स। ऑन द फर्स्ट लेयर इज द फाइन सैंड, पतला सा रेत है। द सेकंड इज द ग्रेवल, थोड़ी बजरी है लेकिन थोड़ी पतली बजरी है। देन द कोर्स ग्रेवल, अब उससे मोटी बजरी। अब जब पानी यहाँ आएगा तो धीरे 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 पानी यहाँ से अब्जॉर्ब होके इस तरफ को मूव करेगा एंड फ्रॉम देयर वाटर कहाँ आ जाएगा, इन द क्लोरिनेशन टैंक। और इसके अंदर हम क्या डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन को मिक्स किया जाता है, दैट किल द बैक्टीरिया, और आफ्टर दैट द वाटर इज सप्लाइड टू द होम। तो दिस इज द ऑल सिस्टम, दैट द वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इस तरह से ये काम करता है। थोड़ा इसका स्टेप देखते हैं। पहले है जो यहाँ है, ठीक है जी। तो यहाँ वही आया, पूरा लिखा है, एलम की हेल्प से यूज किया गया है और सेटिंग हो जाती है, उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक में 3 लेयर्स रहती हैं, फाइन सैंड सब और उसकी वेट से यहाँ पे। और क्लोरिनेशन टैंक में क्या डालते हैं हम, या तो क्लोरीन गैस को डायरेक्ट पास किया जाता है, बट मोस्टली ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। ध्यान रखना कौन सा केमिकल यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। लिखने का तरीका फिर ध्यान रखिएगा, C कैपिटल, A स्मॉल, O कैपिटल, C कैपिटल, L स्मॉल, पैरों में 2, तो ये बना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इस तरह से हम वी गेट द पोर्टेबल वाटर। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ लेसन नंबर 2, दैट इज द चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास क्या क्या चेंजेस होती हैं, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो 7th में भी हम पढ़ चुके हैं वैसे। तो देयर आर द 2 टाइप ऑफ चेंजेस, वन इज द फिजिकल चेंज, अदर इज द केमिकल चेंज। 2 तरह की चेंजेस रहती हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल मतलब भौतिक, केमिकल मतलब रासायनिक। तो फिजिकल चेंज क्या हुई, द चेंजेस इन विच ओनली शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट मॉडिफाइड। ऐसा बदलाव जिसमें किसी वस्तु का आकार, उसका स्टेट मतलब अवस्था और में ही सिर्फ बदलाव आता है। मॉडिफाइड मतलब बदलाव आ जाता है। तो यहां सिर्फ 3 चीजें बदली हैं, ध्यान रखिए। क्या कहा, शेप क्या होता है, उसकी आकृति, साइज क्या होता है, उसका आकार, और स्टेट क्या है, उसकी अवस्था। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें कोई चेंज आएगा तो हम बोलेंगे उसको फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या रहेगा, द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नई चीज बनेगी, along with the change in state, shape and size। ये तो होंगे ही होंगे, स्टेट, शेप, साइज का चेंज तो होगा ही होगा, साथ में नई चीज पक्का बनेगी। एंड जो अगले हैं इनमें से कुछ होगा, कुछ नहीं भी हो सकता है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस पैदा हो सकती है, हीट एब्जॉर्प्शन हो सकती है, हीट की इवोल्यूशन हो सकती है, लाइट प्रोड्यूस हो सकती है। तो सच चेंजेस आर नोन एज द केमिकल चेंजेस, द चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड along with the change in state, shape, size and सबसे बाद क्या हो सकता है, एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, हीट एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन, लाइट एक्सेट्रा में आल्सो अकर। ये भी हो सकता है इसके अंदर, ध्यान रखना है। फिर मैं बोल रहा हूं मे क्यों लिखा, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। फिर एग्जांपल्स की बात करते हैं। इधर कटिंग ऑफ वुड, हमने लकड़ी ली, काट दी, काटने वाले तो लकड़ी ना साइज छोटा हो गया। इसका तो सिर्फ 2 चीज आई है, साइज एंड शेप बदला है, स्टेट भी नहीं बदली। लेकिन जब हमने क्या किया, बर्निंग ऑफ वुड, जब लकड़ी जलाई तो साइज भी बदला, शेप भी बदली, साथ में क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस होगी, स्मोक प्रोड्यूस होगी। स्मोक, हीट, सब कुछ तो पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम लिया और पिघला दिया, ठीक है, हमने मोम लिया और पिघला दिया, तो कौन सा चेंज है, दिस इज द फिजिकल चेंज। लेकिन हमने क्या लिया, बर्निंग ऑफ कैंडल। देखिए अगर मैं बर्निंग ऑफ कैंडल ले रहा हूं तो क्या हो रहा है, मोम पिघल भी रहा है, नीचे जा रहा है, राइट, और आग भी पैदा हो रही है। तो जो आग पैदा हो रही है वो कौन सा चेंज है, ऊपर लाइट पैदा हो रही है, हीट पैदा हो रही है, धुआं पैदा हो रहा है, तो वो क्या है, दैट इज द केमिकल चेंज। लेकिन जो मोम साथ साथ में पिघल के नीचे जा रहा है वो कौन सा चेंज है, दैट इज फिजिकल चेंज। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, हमारी जो कैंडल है वो क्या बन गया, फिजिकल चेंज हो गया। अगर मेल्टिंग ऑफ वैक्स रखेंगे तो सिर्फ फिजिकल,
बाकी सारा क्या है, केमिकल है। रस्टिंग, जंग लगना भी कौन सा है, केमिकल चेंज, क्योंकि आयरन का फार्मूला क्या है, Fe। आयरन को अगर वाटर प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो जाके क्या होता है, रस्ट पैदा होता है। ये फेरिक ऑक्साइड हो सकता है और या फेरस भी हो सकता है। इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, इसमें न्यू सब्सटेंस बन जाता है। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपकी बुक में बहुत डिटेल में दिया गया है, प्लीज साथ साथ चलिए। अगला क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, डज फिजिकल और केमिकल चेंजेस बोथ कैन अकर एट अ टाइम? क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों एक ही समय पे हो सकते हैं? तो आंसर है यस, इट मे बी। जैसे अभी आपको बताया बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या हो रहा है, जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है दैट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ हीट, लाइट, गैस, वो क्या है, दैट इज केमिकल चेंज। एक क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछता हूं, जनरली आप थोड़ा जरा सा सोचिएगा, आपके पास इतनी बड़ी कैंडल थी, राइट, और हमने इसको जला दिया, जला दिया, जलने के बाद यहां मोम इकट्ठा हुआ और ये बुझ गई आग। अब मुझे ये बताइए बेटे, यहां पे जो जितना मोम है, क्या ये मोम जितना इधर का मोम है इसके बराबर है? अगर द अमाउंट ऑफ वैक्स आफ्टर द बर्निंग ऑफ द कैंडल इज नॉट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वैक्स दैट इज इनिशियली इन द कैंडल, कि ये वाला वैक्स का अमाउंट इनिशियली के बराबर नहीं है, तो वैक्स गई कहां, कहां गई वैक्स? सोचा कभी नहीं? तो बेटे सोचने की जरूरत ये है, होता क्या है कि जो वैक्स है वो क्या हो जाती है, वॉलेटाइल होती है। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, एक बात बिल्कुल समझाना चाहता हूं जो बहुत क्लियर होनी चाहिए। वॉलेटाइल का मतलब है ये गर्म होकर ऊपर को जाती है। जब ये गर्म होकर ऊपर को जाती है, वेपोरेट हो रही है, तो जहां तक ये मोम वेपोरेट होकर जाएगा उतनी बड़ी फ्लेम तैयार होगी, ठीक है। फ्लेम, अगर आपको थोड़ा याद हो कि ये फ्लेम बनती कैसे है, आपने अगर कोयला जलाया, कोयला जलाया कभी कोल, तो क्या उसमें आग निकलती ऊपर को? हम फूंक मारते हैं तो थोड़ा लगता है लाइट निकली है, अगर हम फूंक ना मारें तो उसमें से फ्लेम नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? जब हमने उसको ब्लो किया, व्हेन वी ब्लो ओवर द कोल, द सम ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द कोल गेट एवेपोरेटेड, ठीक है, दैट गेट इनटू द एयर। जब हमने फूंक मारी तो कुछ चीजें हवा में चली गई, उसके हवा में जाने से वहां क्या हुई, फ्लेम पैदा हुई। अदरवाइज इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हवा में उड़े और फ्लेम पैदा हो, इसलिए कोल की कभी फ्लेम पैदा नहीं होती, समझ गए। और मोमबत्ती के टाइम पे, इन द टाइम ऑफ वैक्स, क्या हो रहा है, कैंडल वैक्स क्या कर रही है, इट गेट इवेपोरेटेड एंड ड्यू टू इट्स इवेपोरेशन क्या पैदा हो रही है, फ्लेम पैदा होती है, राइट। और जितनी ये इवेपोरेटेड हो जाती है वो तो हमें नहीं मिलेगी, सिर्फ कौन सी मिलती है, जो लास्ट में बच जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल थी हमारे पास, ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, संभाल के रखिए, काम आती रहेगी लाइफ में। दूसरा, बर्निंग ऑफ एलपीजी। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बेटा आपने इसको देखा होगा, अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, अगर मैं बात करूं जैसे मैंने पहले कहा था, तो एक सिलेंडर में गैस, तो अगर एयर वैसे भरते हैं तो कितनी जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, तो एक दो दिन में ही खत्म हो जाती है। लेकिन हमारा इतने दिन क्यों चलता है सिलेंडर, क्योंकि इसमें कंप्रेस्ड एयर होती है। क्या होती है, कंप्रेस्ड एयर। अब इसमें पहला स्टेप क्या होता है, जब हम गैस बर्नर को ऑन करते हैं तो जो लिक्विफाइड एयर है सिलेंडर के अंदर, वो जैसे पाइप के अंदर पहुंचती है, दैट चेंज इनटू गैसियस फॉर्म। याद रखिए, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द सिलेंडर टू, ठीक है, टू गैसियस फॉर्म इन द पाइप। तो सिलेंडर से जैसे ही पाइप के अंदर पहुंची तो ये क्या बन गई, गैस फॉर्म में आ गई। तो ये कौन सा बन गया, ये हमारा बन गया फिजिकल चेंज। एंड आफ्टर दैट क्या आया आपके पास, बर्निंग, जब हमने इसको जला दिया तो जो गैस थी वो क्या हो गई, जलने के साथ हीट, लाइट पैदा होगी, तो वो कौन सा चेंज हो गया, केमिकल। तो बर्निंग ऑफ द एलपीजी प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सो इट इज अ केमिकल चेंज। और यहाँ पे क्या थी, जब उसका कन्वर्शन है तो फिजिकल चेंज है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी बात कहूंगा, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ मुश्किल आ रही है तो प्लीज 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 9459089766 9459089766 पे आप कॉल कर दीजिए। फ्री होके कॉल कीजिएगा, जो आप बोलेंगे हम वैसे काम करेंगे, लेकिन एक ही मोटिव के साथ कि जो आप पढ़ रहे हैं वो दिखना चाहिए कि आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। जिस भी टीचर के आगे फेस करें, आपको बेसिक फंडा बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए। तो इसी के साथ कुछ आज का क्वेश्चन टाइम है, आप इस पर ध्यान रखिए, मेरी बात सुनते रहिए, ये भी नोट कर लीजिए। और
आप इस नंबर पे कॉल करेंगे या मुझे कमेंट करेंगे कि सर ऐसा कर लीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए, तो मैं खुश होकर वो काम करूँगा। कुछ अगर और प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मैसेज मेरे तक कन्वे कीजिए। थैंक यू बी विथ मी एंड आई होप कि मैं आपके भविष्य को संवारने में अपना योगदान देता रहूं। थैंक्स।